आज हम सिविक्स का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इसके पहले चैप्टर न्यायपालिका में हमने पढ़ा था हमारी न्याय व्यवस्था की दो शाखाएं यानी कि दो ब्रांचेस हैं। एक है फौजदारी कानून तथा दूसरा दीवानी कानून। ठीक है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ या फौजदारी कानून वो होते हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे कि दहेज, हत्या, चोरी आदि। ये सब क्या है, क्रिमिनल लॉ में आते हैं, फौजदारी कानून में आते हैं। अब हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, ठीक है, हम इसको समझते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली से क्या मतलब है। तो जब कोई अपराध हो जाता है तो अपराधियों को पकड़ने से लेकर सज़ा सुनाने तक की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली। और इस चैप्टर में हम एक मुकदमे के माध्यम से समझेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है। यह एक चोरी का मुकदमा है जिसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से न्याय मिला और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। तो ये केस है राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम। तो अब हम शुरू करते हैं इस केस के बारे में। तो 18 जुलाई 2006 का दिन है। मुंबई के एक मकान में रहते हैं श्रीमती व श्री सिंधे, और ये दोनों किसी शादी समारोह में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जो श्रीमती सिंधे होती है उनका सोने का हार उन्हें नहीं मिलता। तो उन्हें लगता है कि उनका जो सोने का हार है वो चोरी हो चुका है, और उन्हें शक होता है कि उनका हार शांति ने चोरी किया है। शांति उनकी एक घरेलू नौकरानी है जो कि वहाँ पर पिछले 3 साल से काम कर रही है। तो श्रीमती सिंधे जब शांति से पूछती हैं कि क्या उसने हार चोरी किया है, तो जो शांति है वो मना करती है कि उसने हार जो है चोरी नहीं किया है। इसके बाद जो श्रीमती सिंधे हैं वो मिस्टर सिंधे को बताती हैं, और मिस्टर सिंधे शांति की बक्से की तलाशी लेते हैं। तो उसमें उन्हें एक लिफाफा मिलता है जिसमें कि 10,000 रुपये उनको मिलते हैं। अब जो श्रीमती और श्री सिंधे हैं उनको यकीन हो जाता है कि शांति ने ही चोरी की है और शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। लेकिन शांति कहती है कि उसने चोरी नहीं की है। वो और उसका भाई जो कि उसी शहर में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन दोनों ने मिलकर के ये पैसे जमा किए हैं ताकि वो घर जा कर के, गाँव में जा कर के एक बैल खरीद सकें। लेकिन जो श्रीमती और श्री सिंधे हैं इस बात को नहीं मानते हैं, और जो मिस्टर सिंधे हैं उसके बाद पहुंच जाते हैं वो थाने यानी कि पुलिस स्टेशन। वहाँ वो एक FIR लिखवाते हैं जिसमें वो लिखाते हैं कि उनके घर में चोरी हुई है, उनके घर की नौकरानी शांति ने उनकी पत्नी का हार चुरा लिया है। तो मिस्टर सिंधे के कहने पर वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो FIR को दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो मिस्टर सिंधे के साथ उनके घर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के वो 3 चीज़ें करते हैं। ठीक है, पहले वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर के श्री सिंधे और उनकी पत्नी दोनों के बयान दर्ज करते हैं। दूसरा काम वो करते हैं, जो रुपयों का लिफाफा था उसको सील कर लेते हैं सबूत के लिए। और तीसरा काम करते हैं, वो शांति को गिरफ्तार करके थाने उठा ले जाते हैं। अब शांति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर के उसका भाई सुशील आता है, और वो सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि शांति ने चोरी नहीं की है, इसलिए वो शांति को छोड़ दे। लेकिन सब इंस्पेक्टर राव कहते हैं कि उस पर सोने का हार चुराने का आरोप लगा है, इसलिए उनको अदालत में जा कर के जमानत का आदेश लेकर आना होगा, यानी कि बेल ऑर्डर लेकर आना होगा। तो इस पर सुशील कहता है कि जमानत का कागज़ लाने के लिए तो वकील का इंतज़ाम करना होगा, और ज़मानत देने के लिए पैसों का इंतज़ाम करना होगा, और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। और जो उनके पैसे थे भी, जो 10,000 रुपये थे, वो भी पुलिस ने सील करके रख लिए हैं। तो इसके बाद जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो भी सुशील को क्या करते हैं, 2 दिन के लिए हवालात यानी कि जेल में
रख देते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पर कांस्टेबल होते हैं और इंस्पेक्टर राव होते हैं वो सुशील को पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, इसलिए कि उस पर दबाव डालते हैं कि वो इल्ज़ाम कबूल कर ले कि शांति ने ही चोरी की है। और वो और उसकी बहन शांति मिलकर उन्होंने एक घरेलू नौकरों का गिरोह वो लोग चलाते हैं, और लोगों के घरों से गहनों को चोरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन दिनों जो है जो सिंधे हैं, श्रीमती और श्री सिंधे, उनके पड़ोस के घरों से जो है गहनों की चोरी हो रही होती है। तो जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो पूरा इल्ज़ाम शांति पर डालना चाहते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति और उसका भाई ये सब काम मिल कर के कर रहे हैं, लेकिन सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वो निर्दोष है, वो केवल फैक्ट्री में एक मजदूरी करता है। तो इसके 2 दिन बाद जो है पुलिस उसे छोड़ देती है। इसके बाद दिन है 23 अगस्त 2006 का, यानी कि शांति को अब पूरा 1 महीना जेल में हो गया है। अब अदालत जो है शांति की ज़मानत को यहाँ पर ज़मानत की अर्जी को मंजूर कर लेती है। तो ज़मानत देने के लिए शांति को कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कोर्ट में 20,000 रुपये जमा कर सके, लेकिन उसे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलता जो कि उसके लिए 20,000 रुपये जमा कर सके। उसका कोई ज़मानती बनने को तैयार नहीं होता। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, शांति को ज़मानत मिलने के बावजूद भी जेल में ही रहना पड़ता है। अब शांति यहाँ पर जेल में रह कर सोचती है कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि शांति ने चोरी तो नहीं की होती है। तो उसे लगता है कि केवल एक शक की वजह से वो सलाखों के पीछे आ गई है, उसे जेल में रहना पड़ रहा है और न जाने उसे कब तक जेल में रहना पड़ेगा। इसके बाद 14 सितंबर 2006 को पुलिस जो है मजिस्ट्रेट की अदालत यानी कि ज़िला अदालत में एक आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट फाइल कर देती है। ठीक है, अब आरोप पत्र क्या होता है बच्चों, जब कोई अपराध होता है तो पुलिस के पास FIR आती है, और अगर पुलिस को लगता है कि जिसके खिलाफ FIR है उसी ने अपराध किया है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आरोप पत्र बनाती है और अदालत में भेज देती है। तो ठीक इसी प्रकार भी यहाँ पर क्या करती है, पुलिस मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर देती है। ठीक है, अब अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल जो है शांति को भी दे दी जाती है। अब शांति अदालत को बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए किसी वकील को रख सके। तो जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं, जज हैं, वो शांति की दलील को सुनते हैं और एक वकील, ठीक है, एक एडवोकेट को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष के वकील के तौर पर शांति का वकील बनाते हैं। वो होती हैं कमला रॉय। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव रखने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, और संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिक जो गरीबी या किसी अन्य वजह से वकील को नहीं रख सकते, उन्हें वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य या देश के ऊपर सौंपी गई है। अब एडवोकेट कमला रॉय जो है वो शांति से अदालत में मिलती हैं और शांति उन्हें बताती है कि उसके मुकदमे के कागज़ हैं और उनके जिनके वहाँ वो काम करती है उसके मालिकों ने उस पर हार चुराने का झूठा इल्ज़ाम लगा रखा है। और शांति यह भी बताती है कि उन्होंने उसका बक्सा चेक किया जिसमें उसे 10,000 रुपये मिले, जो कि उन्हें लगता है कि उसने हार बेच करके हासिल किए हैं। लेकिन वह बताती है एडवोकेट कमला को कि यह पैसे तो उन्होंने बचत किए हैं, उसने और उसके भाई ने बचत करके इकट्ठा किए हैं। इसके बाद दिन है 11 दिसंबर 2006 का। ठीक है, यहाँ पर अदालत पर शांति पर आरोप लगता है कि उसने श्रीमती सिंधे का जो सोने का हार है उसे चोरी किया है और उसे बेचकर 10,000 रुपये जो मिले हैं उसने उसके अपने पास रखे हैं। लेकिन शांति क्या कहती है, शांति कहती है मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। तो जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। अब 8 मार्च 2007 को जो है मुकदमा शुरू हो जाता है। तो जो सरकारी वकील है जो राज्य की ओर से मुकदमा लड़ रहे हैं उसके मुख्य गवाह कौन है, श्रीमती और श्री सिंधे हैं। और उस श्रीमती सिंधे को जो है अदालत में पेश करता है और उनसे प्रश्न पूछता है। तो श्रीमती सिंधे बताती हैं कि उनका सोने का हार चोरी हो गया है और उन्होंने शांति की जो कि उनकी नौकरानी है उसके संदूक की तलाश ली, तो उसमें 10,000 रुपये देख करके वो अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि शांति ने, उनको लगता है कि शांति ने जो है ये हार बेच करके वो पैसा अपने पास रखा है।
इसके बाद एडवोकेट रॉय जो है श्रीमती सिंधे से जिरह करती हैं। ठीक है, जिरह का मतलब क्या होता है, जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है, जिसे जिरह कहते हैं। ठीक है, अब जो अधिवक्ता रॉय है वो किसकी वकील हैं, वो वकील हैं शांति की। ठीक है, इसलिए अब जो है अधिवक्ता कमला रॉय जो है श्रीमती सिंधे से प्रश्न पूछती हैं कि क्या उन्होंने शांति को हार चोरी करते हुए देखा है। तो श्रीमती सिंधे मना करती हैं। और फिर उसके बाद जो वकील रॉय हैं, एडवोकेट रॉय हैं, वो पूछते हैं कि क्या 3 साल से जब शांति उनके घर में काम कर रही थी तो क्या कोई सामान चोरी हुआ, तो उसमें भी श्रीमती सिंधे मना करती हैं। और इसके अलावा वह यह भी कबूल करती हैं कि हर महीने शांति को जो है 1000 रुपये वेतन के रूप में देती हैं। इसके बाद दिन आता है 20 अप्रैल 2007 का। तो जो अधिवक्ता रॉय हैं वो अपने बचाव पक्ष के मुख्य गवाह के तौर पर पेश करती हैं सुशील को और उसके मालिक को। ठीक है, सुशील कहाँ काम करता था, उसका भाई है शांति का ना, और वो एक के फैक्ट्री में काम करता है। जो फैक्ट्री का मालिक है उन दोनों को मुख्य गवाह के रूप में लाती है और उनसे सवाल पूछती है। और इन दोनों गवाहों के बयान के आधार पर जो अधिवक्ता रॉय है वो कहती हैं कि जो संदूक में से पैसे मिले हैं 10,000 रुपये जो मिले हैं वो सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकते हैं। इसके बाद जो शांति का भाई सुशील है उसको पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर शर्मा है उसने एक युवाओं के गिरोह का भांडाफोड़ किया है, उनको पकड़ा है। और इस गिरोह के लोग जो है शिंदे के मोहल्ले में, जो मिस्टर और मिसेस शिंदे हैं उनके मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। और इस गिरोह में जो है श्रीमती व श्री शिंदे का जो बेटा है उसके कुछ दोस्त भी इसमें शामिल हैं। और इनके पास से जो है श्रीमती सिंधे का हार भी बरामद हुआ है। तो जब सुशील जो है एडवोकेट रॉय को ये बात बताता है तो एडवोकेट रॉय जो है गवाह के तौर पर बुलाती है इंस्पेक्टर शर्मा को, अदालत में वो पेश करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अधिवक्ता रॉय हैं वो इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर शर्मा से, कि जो उन्होंने चोरी का सामान बरामद किया है क्या वो उसको दिखा सकते हैं। तो जब मिस्टर शर्मा, जो इंस्पेक्टर शर्मा है, वो चोरी का सामान दिखाते हैं तो उसमें से श्रीमती सिंधे अपना हार पहचान लेती हैं। और इसके बाद जो गिरोह पकड़ा गया है वह भी जो है इस बात का यह इल्ज़ाम कबूल कर लेता है कि उन्होंने ही चोरी की है और यह हार भी उन्होंने ही चुराया है। इसके बाद अदालत की अगली सुनवाई होती है 15 जुलाई 2007 को। तो जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और इंस्पेक्टर शर्मा का बयान भी सुनते हैं। और उसके बाद जो है वह निर्णय करते हैं कि जो शांति है उसने हार चोरी नहीं किया था, वह निर्दोष साबित हो चुकी है और उसे अब बरी कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद जो है शांति को 10,000 रुपये भी जो कि बरामद किए गए थे उनको उसे लौटा दिया जाता है। और जज यह भी मानते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर राव है उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में, इस तफ्तीश में लापरवाही दिखाई है, जिसकी वजह से शांति को जेल जाना पड़ा। इस प्रकार हमने देखा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो है मुख्य अधिकारी लोग होते हैं पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। और अब हम इनकी भूमिकाओं के बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक एक की भूमिका को अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।